बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आयत अल कुर्सी की बरकत पर रोशनी डाली गई है कि जो भी आयत अल कुर्सी पढ़ता है वो हर किस्म की बलाओं, आफतों और बदरूहों से महफूज रहता है। सुफियान और उसका दोस्त हैदर अली दोनों मिलकर नवादरात का कारोबार करते थे। उनके इस बिज़नेस का दायरा थाईलैंड, बैंकॉक और यूरोप के दीगर ममालिक तक फैला हुआ था, जिनमें ख़ास तौर पर इटली भी शामिल था। ये दोनों दोस्त थाईलैंड से कीमती पत्थर उठाते और इन ममालिक में सप्लाई करते जो उनके ख़रीदार थे, जिसके सिलसिले में उनका ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर ही गुजरता। 2 साल पुरानी बात है जब हस्ब रवायत सुफियान और हैदर अली नवादरात की ख़रीदारी के लिए थाईलैंड गए। इस दफ़ा उन्हें इटली से कोई बहुत बड़ा ख़रीदार मिला था, जिसकी डिमांड के मुताबिक कीमती पत्थर की ख़रीदारी के सिलसिले में ये दोनों तकरीबन 2 से 3 दिन थाईलैंड रुकने के बाद अपने सारे सामान समेत इटली के शहर रोम जा पहुँचे, जहाँ वो डीलर मौजूद था जिसको उन्होंने अपनी डिलीवरी पहुँचानी थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें तकरीबन रात हो चुकी थी। एयरपोर्ट के आसपास किसी होटल में कोई रूम खाली ना था। आम हालात में वो दोनों यूरोप के दूसरे शहरों में तो जाते रहते थे, लेकिन रोम आने का इत्तेफाक आज पहली बार हुआ था। इसी वजह से वो वहाँ के होटल के मुताबिक ज़्यादा मालूमात न रखते थे। फिर भी टैक्सी ड्राइवर की कोशिशों और कुछ नेट सर्चिंग के बाद एयरपोर्ट से तकरीबन आधा घंटा की मुसाफत पर उन्हें एक होटल में खाली कमरा मिल गया, जिस पर इन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वरना आम तौर पर तातीलात के दिनों में रोम जैसे शहर में स्याहों का रश रहता था। अगर उन्हें यह सब पहले मालूम होता तो यकीनन यहाँ आने से कबल वो अपने डीलर के ज़रिए किसी होटल में रूम भी बुक करवा लेते। उन पर तो रूम आते ही एक उफ्ताद ये भी आन पड़ी थी कि वो जिससे मिलने इतनी दूर आए थे वो बंदा भी शहर में मौजूद न था। प्रीजानो अचानक फैमिली में होने वाली किसी डेथ के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। वैसे भी इन दोनों के लिए कोई बड़ा इशू ना था। वो नवादरात की खरीद फरोख्त के साथ अपना सियाहत का शौक़ भी पूरा करते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि रोम को घूम फिर कर देखने का उन्हें आसानी से मौका मिल गया। होटल रिवर्स तराजा में छठे फ्लोर पर बामुश्किल एक रूम खाली था। छठा फ्लोर को ज़्यादा ऊपर नहीं, आने जाने में मुश्किल होगी। सुफियान ने होटल मैनेजर की बात सुनते ही हैदर को मुखातिब किया, जो इटली ज़ुबान में अबू रखता था और इस वक्त मैनेजर से तमाम मामलात वो ही डील कर रहा था। हाँ, मगर उसका कहना है कि इसके अलावा फ़िलहाल कोई रूम खाली नहीं है। कल तक अगर नीचे किसी फ्लोर पर कमरा खाली हो गया तो पहली फुर्सत में वो हमें दे देगा। ठीक है, कर दो पेमेंट। सुफियान का थकन के मारे बुरा हाल था। ऐसे में रिवरली तराजा के फ्लोर पर मिलने वाला एक खाली कमरा भी उसके लिए किसी नेमत से कम न था। पूरी पेमेंट करने के बाद वेटर की रहनुमाई वो दोनों अपना सामान उठाए हुए होटल के चौथे फ्लोर पर पहुंच गए। यहाँ तक आते आते इन दोनों की सांस फूल गई, क्योंकि हैदर को लिफ्ट फोबिया था और वो कभी भी किसी भी सूरत लिफ्ट में सवार न होता था, जिसकी वजह से बहालत मजबूरी सुफियान को भी हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। यही वजह थी जो वो छठे फ्लोर से घबरा रहा था। रूम नंबर 206 के दरवाजे पर पहुंचकर वेटर ने हैदर से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर ले जाकर उनका सामान रख दिया। सुफियान ने आगे बढ़कर सामने लगी बड़ी शीशे की खिड़की का पर्दा हटाया। उसे सामने नज़र आने वाले दरिया टिम्स का मंजर इस कदर दिलकश था कि वो चंद लम्हों कबल सीढ़ियाँ चढ़ने से पैदा होने वाली थकन और बेजारी एक ही सांस में भूल गया। वेटर सामान रख कर जा चुका था। हैदर भी उसके पीछे आन खड़ा हुआ। वाह यार, किस कदर खूबसूरत मंजर है। हाँ, और इसकी खूबसूरती में इजाफे की एक वजह शायद यह भी है कि हम इसे बुलंदी से देख रहे हैं। सुफियान ने ऊपर से नीचे देखते हुए बेखुदी से कहा। यकीनन ऐसा ही है। हैदर ने उसकी बात की तायद की। आ जाओ, खाना खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है। वो होटल आते जाते हमेशा खाना साथ लेकर जाते थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्हें हलाल हराम का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। और फिर खाना खाकर वो दोनों ऐसी गहरी नींद सोए कि आंख सुबह 11 बजे बामुश्किल खुली, वो भी शायद सुफियान के फ़ोन पर आने वाली किसी कॉल से, वरना तो वो इसी तरह बेखुद पड़े रहते। लंच के बाद वो दोनों होटल के स्विमिंग पूल की जानिब आ गए। स्विमिंग का शौक़ दोनों में से किसी को भी न था। यहाँ आने का उनका मकसद सिर्फ तफरीह था। स्विमिंग पूल के एक जानिब मौजूद लकड़ी के बेंच पर ये दोनों जा बैठे, जब एक बूढ़ा सा शख्स उनके सामने आन खड़ा हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसका सवाल इटालियन में था। जवाब में सुफियान ने ज़रा सा परे से रख के उसके लिए जगह बना दी। शुक्रिया। बैठते हुए शुक्रिया अदा करना न भूला। सुना है तुम इस होटल के छठे फ्लोर पर रहते हो? जी, हैदर मुख्तसर सा जवाब देकर सामने नज़र आने वाले नज़ारे में गुम हो गया। मुसलमान हो? इस दफ़ा उस शख्स का लहजा कुछ हैरत ज़दा था।
अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान बिना ये सोचे कि वो समझा या नहीं फ़ौरन बोल उठा। गॉड ब्लेस यू, ये कहकर वो बूढ़ा शख्स अचानक ही बाइं से उठ खड़ा हुआ। सुफियान ने दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि वे इस अजनबी शख्स की बिला वजह की जरा से तंग आ गया था। होटल रिवल्डी त्राजा, रूम नंबर 206। माफ़ कीजिएगा सर, आप वहाँ कब से हैं? जिस टैक्सी में वो दोनों रूम घूमने निकले थे, इस टैक्सी के बाद ड्राइवर ने जैसे ये सुना कि वो दोनों रिवल्डी त्राजा के रूम नंबर 206 के रहशी हैं, उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। हैदर ने एक नज़र ड्राइवर के चेहरे पर डाली और बिना कोई जवाब दिए खामोशी से आंखें मूंदते हुए गाड़ी की सीट से टेक लगा ली, जबकि सुफियान लापरवाही से खिड़की से बाहर भागते दौड़ते रूम के नज़ारे देखने में महव था। आप लोग रूम नंबर 206 में कब से रह रहे हैं? उन दोनों जानब से जवाब न पाकर भी टैक्सी ड्राइवर ने हिम्मत न हारी और अपना पुराना सवाल एक बार फिर दोहराया। कल रात से यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? हैदर ने हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखते हुए सवाल किया। नहीं, इट्स ओके, वैसे ही पूछ रहा था। इस वक्त तो वो दोनों खामोश हो गए, लेकिन रात वापसी पर होटल के वेटर की जानब से किए जाने वाले सवाल ने हैदर को बता दिया। इस वक्त जब वो वापस आकर ऊपर जा रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पर ही उन्हें वो वेटर मिल गया जो कल उनके सामान कमरे पहुंचा कर आया था। आप आज रात भी उसी कमरे में रहेंगे? वो आज फिर इन दोनों को ऊपर जाता देखकर अपनी हैरत न छुपा सका। क्यों भाई, इस कमरे में ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो तुम्हें हमारे ऊपर जाने से परेशानी लाक होगी? सॉरी सर, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, जल्दी बोलता वो वेटर सीढ़ियों उतर गया। हम मज़ीद 2 दिन यहाँ रहेंगे और दोनों दिन हमें रूम नंबर 206 में ही रहना है। हैदर और सुफियान ने बामी मशवरे के बाद होटल मैनेजर को न सिर्फ अपने फैसले से आगाह किया, बल्कि 2 दिन की एडवांस पेमेंट भी कर दी। रूम नंबर 206। मैनेजर काउंटर पर रखे नोट उठाते हुए रोक गया। आप वहाँ इजी फील कर रहे हैं सर? उसका अंदाज बाजार सरसरिफ सा था। इजी हम वहाँ इंजॉय कर रहे हैं यार, हैदर ने सिगरेट का एक बड़ा सा कश लगाते हुए जवाब दिया। इंजॉय? होटल मैनेजर एक बार फिर से हैरान हुआ। पागिल, इंजॉय? तुम शायद कभी अपने होटल के 6th फ्लोर पर नहीं गए। अगर जाते तो मेरी बात सुनकर इतना हैरान न होते। इस बार मैनेजर ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी बिल काट कर स्लिप और कार्ड हैदर के हवाले कर दिया। रूम घूम कर इन दोनों की वापसी तकरीबन 2 बजे हुई। जब वो ऐसा सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रही थी, इसी पर ऊपर से नीचे उतरती एक लड़की उनसे टकरा गई। तुम दोनों वही एशियन हो ना जो रूम नंबर 206 में रह रहे हो? सुफियान 3rd फ्लोर की जाने बढ़ा ही था जब लड़की ने आवाज़ देकर रोकते हुए सवाल किया, जबकि हैदर ऊपर चढ़ चुका था। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर वो वहीं खड़ा रहा ताकि पता चले लड़की मजीद क्या कहने वाली है। ईश्वर तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। सुफियान ने उसका जुमला सुनकर गौर किया तो पता चला वो एक इंडियन लड़की है। यह कहकर वो लड़की रुकी नहीं, बल्कि तेज़ सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई। सुफियान ऐसा चढ़ता ऊपर आया तो हैदर फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर लेट चुका था। क्या कह रही थी वो काली मेम? अंग्रेज़ी लिबास में सामने लड़की देखकर हैदर हमेशा यही जुमला कसा करता था। वही एक सवाल। सुफियान ने स्टैंड पर लगा तौलिया उठाते हुए जवाब दिया। रूम नंबर 206? हैदर ने सवाली अंदाज में पूछा। हाँ यार, समझ नहीं आता है इन 3 दिनों में कोई 300 लोग एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं। लानत पे जो सब पर। वैसे जो भी हुआ, इस फ्लोर पर सुकून बढ़ा है। अभी जब हम ऊपर आ रहे थे सब फ्लोर्स पर गहमागहमी थी, लेकिन ऊपर आते ही सुकून मिल गया। हैदर की बात सच थी। इस फ्लोर पर दिन के टाइम भी कम ही लोग नजर आते, लेकिन शाम होते ही यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता। हैदर बिस्तर में घुसा अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था जब सुफियान चीख कर आया। अभी वो बिस्तर पर बैठने ही लगा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। सुफियान ने पलट कर देखा। हैदर बड़े इत्मीनान से अभी भी अपने मोबाइल में ही बिजी था। उसने यहाँ वहाँ देखा, चारों तरफ कोई न था। शायद मुझे वहम हुआ। दिल में अपने वहम पर मुस्कुराता जैसे ही वो सीधा हुआ ताकि लेट सके, यकदम कमरे के सकूत में किसी के कदमों की चाप उभरी। होटल का सारा फर्श लकड़ी का बना हुआ था। यही वजह थी जो उस पर किसी के चलने की हल्की सी आवाज़ भी महसूस की जा सकती थी। ख़ास तौर पर रात के इस पल सन्नाटे में उभरने वाली ये आवाज़ खासी नुमायाँ थी। सुफियान चौंक कर उठ बैठा। उसी दम उसे हैदर की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हें किसी के चलने के बाद सुनाई दे रही है? ऐसे जैसे कोई यहाँ इस फर्श पर चल रहा हो, वो भी अपने कदम घसीट कर। हाँ, और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे फर्श पर रखे जाने वाले कदम खास से भारी थे। आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस वक्त कमरे में मौजूद कोई अनजान हस्ती इन दोनों की बातें गौर से सुन रही हो। मेरा ख्याल है कोई हमारे कमरे के बाहर था। उसी के चलने की आवाज़ रात के इस सन्नाटे में गूंज रही है। सो जाओ अब। आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसी सुफियान ने हैदर को तसल्ली दी। इसी पल चाप एक बार फिर उभरी। इस बार आवाज़ पहले से खासी तेज़ थी। शायद चलने वाले ने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी थी। क्या मुसीबत है ये? सुफियान एकदम से उठ बैठा। सुबह मुझे डाइनिंग हॉल में एक लड़की मिली थी जिसने ये मशवरा दिया था कि हमें पहली फुर्सत में ये रूम छोड़ देना चाहिए,
لیکن میں نے اس کی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شاید وہ مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہ رہی تھی۔ حیدر بھی دوبارہ ابھرنے والی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ اسی پل کمرے میں لکڑی کا بھاری فرنیچر بری طرح لرزنے لگا۔ میرا خیال ہے زلزلہ آ گیا ہے۔ خوف زدہ حیدر بستر پر اٹھ بیٹھا، مگر اسی لمحے کسی نے اس کا بیٹ اٹھا کر زمین سے اوپر کر دیا۔ یقیناً اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اس ساری رفتار کو زلزلہ سمجھ کر کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ پلیز مجھے نیچے اتارو۔ خوف سے حیدر کی گھگی بند گئی، مگر سننے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حیدر کا بیٹ ابھی بھی ہوا میں معلق تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو۔ اس دفعہ اس کے الفاظ اٹالین زبان میں تھے۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کمرے میں موجود ہوائی مخلوق کی سمجھ میں اس کی زبان نہیں آ رہی، اور اگلے ایک ہی سیکنڈ میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ اس کی فریاد سن لی گئی اور بیٹ دوبارہ سے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اب ایک بار پھر کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ سفیان کو یاد آیا اس نے ابھی تک آیت الکرسی کا ورد نہ کیا تھا، جو وہ حسب عادت سونے سے قبل کرتا تھا، اور شاید موبائل گیم میں مصروف حیدر بھی آیت الکرسی اور دیگر حفاظتی دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا۔ اسی لیے یہ سب افتاد نازل ہو رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھو۔ سفیان نے خوفزدہ بیٹھے حیدر کو پکارا، مگر ان کے آیت الکرسی کا ورد شروع کرنے سے قبل ہی کمرے میں موجود اس مخلوق نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ ان کا سارا سامان کمرے کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ صرف ایک سیکنڈ میں ان کے بیگ جس میں قیمتی نوادرات بھی موجود تھے اس طرح کمرے سے باہر پھینکے گئے جیسے ہوا میں اڑ کر جا رہے ہوں۔ اس منظر نے ان کی یہ حالت کی کہ وہ دونوں آیت الکرسی پڑھنا ایک بار پھر سے بھول گئے۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس طرح باہر پھینکنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ دونوں اس وقت کمرے سے نکل جائیں۔ اس کا یہ اشارہ سمجھتے ہی سب سے پہلے حیدر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کی تقلید میں سفیان نے جلدی جلدی چپل اپنے پاؤں میں پھنسائی۔ جب اسے حیدر کے بولنے کی آواز سنائی دی، ہم باہر جانا چاہتے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہو، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ آپ کہاں کھڑے ہو تاکہ ہم آپ سے بچ کر کمرے سے باہر جا سکیں۔ اس نے اس دفعہ بھی یہ تمام باتیں اٹالین زبان میں کی۔ اس کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی کمرے میں موجود ہستی نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلایا کہ وہ دونوں ہکا بکا آ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کمرے میں موجود وزن ٹیبل اٹھا کر ہوٹل کی چھت سے لگا دی۔ اتنی وزن ٹیبل کا اس طرح ہوا میں معلق ہونا یقیناً اس بات کی علامت تھا کہ وہ مخلوق اس وقت وہاں کھڑی ہے جہاں ہوا میں ٹیبل معلق تھا۔ اب سفیان اور حیدر کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی جانیں بچا کر کمرے سے نکل بھاگے، اور اپنے دونوں وزنی بیگ بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ 5 منٹ میں نیچے گراؤنڈ فلور پر آ گئے۔ آج وہ نیچے لفٹ سے آئے تھے کیونکہ خوف زدہ حیدر اپنا لفٹ فوبیا بول گیا تھا۔ نیچے آتے ہی سفیان ہوٹل مینیجر پر چڑھ دوڑا۔ جب تم سب لوگوں کو علم تھا کہ روم نمبر 206 میں جنات کا بسیرا ہے تو تم نے جرأت کیسے کی کہ ہمیں وہ روم دینے کی؟ ایک منٹ سر، تحمل سے میری بات سنیں۔ ہم نے آپ کو روم صرف ایک رات کے لیے دیا تھا، اور اس رات کی صبح جب آپ بخیریت نیچے آ گئے تو ہمیں خود حیرت ہوئی، لیکن اگلی رات بھی آپ کو کسی نے کچھ نہ کہا تو ہم بھی خاموش ہو گیا، اور پھر وہاں مزید رہنے کا پروگرام آپ کا تھا، جبکہ میں نے پیمنٹ لینے سے قبل آپ کو سمجھانا چاہتا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ مینیجر کی بات درست تھی۔ سفیان خاموش ہو گیا، مگر پھر بھی آپ کا فرض تھا ہمیں اس سارے خطرے سے آگاہ تو کرتے۔ اب جب وہ بولا تو اس کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا۔ اصل میں سر، ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے کلام میں وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایسی بری چیزوں کو بھگا سکے، اور آپ چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نے اپنے کلام کی طاقت سے اس بری مخلوق کو زیر کر لیا ہے۔ اوہ! حیدر نے مینیجر کی پوری بات سن کر اپنے ہونٹ کوڑے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پچھلے 3 دن سے ہم دونوں آیت الکرسی اور چاروں کول کے علاوہ بھی کچھ خاص دعائیں پڑھ کر سوتے رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی جو آج اس نے ہمیں روحانی عمل سے قبل ہی روک دیا اور اپنے شیطانی کام شروع کر دیا۔ اب ان دونوں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، اور پھر اس رات کا باقی وقت انہوں نے نیچے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر گزارا، لیکن جب تک وہ وہاں سے واپس نہ آئے سارے کمروں کے لوگ انہیں بارے بارے آ کر دیکھتے، ان سے ملتے اور حیرت کا اظہار کرتے کہ 3 راتیں اس کمرے میں گزارنے کے بعد وہ زندہ تھے۔ یقیناً ہمارے کلام پاک میں ایسی تاثیر موجود ہے جو بری بلاؤں کو ہم سب سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب مسلمانوں کو ایسی شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور